12 राशियों की उत्पत्ति की कहानी। अवकाश में 12 राशियां हैं। कितनी? 12। इसका यह मतलब जानो। संसार में 12 तरह के स्वभाव के लोग होते हैं। संसार में 12 तरह के स्वभाव के लोग होते हैं। जी हाँ, 12 तरह के स्वभाव के लोग। क्योंकि अवकाश की जो 12 राशियां हैं उनका अपना एक खास स्वभाव है, उनके अपने कुछ खास संस्कार हैं। यह स्वभाव, यह संस्कार संसार के हर एक जीव में देखने को मिलते हैं। जिस मानव का जिस राशि में जन्म होता है उस राशि के अनुसार उसका स्वभाव होता है, उसके संस्कार होते हैं, उसका व्यक्तित्व होता है। मतलब कि आपका व्यक्तित्व बिल्कुल वैसा है जैसी आपकी राशि है। चलिए इसी बात पर राशियों की उत्पत्ति की कहानी को जानते हैं। अवकाश के 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि वो अवकाश में उत्पन्न हुए। कहने को तो उनके लिए पूरा अवकाश उनका घर था, लेकिन इस अवकाश में उनका अपना कोई घर नहीं था, कहो कि स्वगृह नहीं था। सारे ग्रह इसी के बारे में सोच रहे थे, तभी अवकाश में 12 तेजोमय राशियां उत्पन्न हुई। जी हाँ, 12 तेजोमय राशियां। हर एक राशि चमकते दमकते घर की तरह थी। अवकाश में जिस तरह ग्रहों का अपना तेज था, उसी तरह उन राशियों का भी अपना तेज था। यह राशियां थी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। उन सब के पास अपना अपना एक तेज था, अपना अपना एक स्वभाव था। सबसे पहले सर्व ग्रहों के राजा सूरज ने इन सारी राशियों को देखा। उसने हर एक राशि को ध्यान से देखा, एक राजा की नज़र से हर एक राशि को परखा और उसकी नज़र 5वीं राशि पर जा ठहरी। वह थी सिंह राशि। सूरज ने देखा कि जो गुण खुद उसके अंदर थे उसी से मिलते जुलते गुण सिंह राशि के अंदर भी थे। बस सूरज ने उसे अपने घर के तौर पर पसंद कर लिया और जाकर उसमें बस गया। और यह तो राजा था। उसने देखा कि सिंह राशि के बाद की जो 5 राशियां थी, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, उन पर भी कहीं न कहीं सिंह राशि से मिलता जुलता प्रभाव दिखाई दे रहा था। इस पर सूरज ने उन 5 राशियों को भी अपने घर के तौर पर रख लिया। इस तरह 12 राशियों में से आधी यानी कि 6 राशियों को सूरज ने अपने लिए ले ली। अब बारी थी रानी की यानी कि चंद्र के ग्रह की। उसने देखा कि बाकी बची राशियों में से कर्क राशि के गुण उसके अपने गुणों से अधिकतर मिलते जुलते थे, तो उसने कर्क राशि को अपना घर बना लिया। और फिर जो राजा ने किया था वही रानी ने भी किया। बाकी जो 5 राशियां बची थी, मिथुन, वृषभ, मेष, मीन और कुंभ, उनको भी उसने अपने घर के तौर पर रख लिया। इस तरह बाकी की 6 राशियों पर चंद्र का कब्जा हो गया। 12 में से 6 राशियां सूरज राजा की और बाकी की 6 राशियां चंदा रानी की। बाकी के ग्रहों के लिए कोई राशि, कोई घर बचा ही नहीं। वह सारे ग्रह आपस में एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से बुध आगे आया। वह सूर्य और चंद्र के पास आया। दोनों से उसने कहा, आप दोनों ने सारे घर रख लिए, मुझे एक घर तो दो, बस एक घर। भाई, बुध यानी युवराज, उसे सूरज या चंद्र ना कैसे कह सकते थे? तो सूर्य ने अपनी सिंह राशि के बाद की जो राशि आती थी वह बुध को दे दी और वह थी कन्या राशि। जब सूरज ने घर दिया तो चंद्र कैसे पीछे रहता? उसने भी अपनी राशि से पहले की जो राशि थी वह बुध को घर के तौर पर दे दी और वह थी मिथुन राशि। इस तरह बुध को सूर्य से कन्या राशि मिली और चंद्र से मिथुन राशि मिली। कहो कि सूरज और चंद्र से एक एक घर करके उसे 2 घर मिल गए। यह देखकर अब शुक्र आगे आया।
उसने भी इन दोनों से विनती की, मुझे भी घर दीजिए। सूरज ने अपनी सिंह राशि के बाद की दूसरी राशि यानी कि तुला राशि शुक्र को घर के तौर पर दी। चंद्र ने अपनी कर्क राशि से पहले की दूसरी राशि यानी वृषभ राशि शुक्र को घर के तौर पर दी। इस तरह शुक्र को भी सूरज और चंद्र से दो दो राशियां अपने घर के तौर पर मिली, तुला और वृषभ राशि। तीसरा आया मंगल। घर दो, मुझे भी घर दो सूरज बापा और चंदा मैया। सूरज ने अपनी सिंह राशि से तीसरी राशि यानी वृश्चिक राशि उसे घर के तौर पर दी, तो चंद्र ने अपने घर से पहले की तीसरी यानी कि मेष राशि उसे घर के तौर पर दी। इस तरह मंगल को भी सूरज और चंद्र से दो दो राशियां अपने घर के तौर पर मिली, वृश्चिक राशि और मेष राशि। फिर उसी तरह गुरु को भी सूर्य ने अपनी राशि से चौथी राशि यानी कि धनु राशि घर के तौर पर दी, तो चंद्र ने अपने घर से पहले की चौथी राशि यानी कि मीन राशि गुरु को घर के तौर पर दी। इस तरह गुरु को भी सूरज और चंद्र से दो दो राशियां अपने घर के तौर पर मिली, धनु राशि और मीन राशि। बाकी रहा शनि। उसे घर के तौर पर सूरज ने अपनी राशि से पांचवी राशि यानी कि मकर राशि दी, तो चंद्र ने अपने घर से पहले की पांचवी राशि यानी कि कुंभ राशि दी। इस तरह शनि को भी सूरज और चंद्र से दो राशियां अपने घर के तौर पर मिली, मकर राशि और कुंभ राशि। इस तरह अवकाश में पहले तो सारी राशियां सूरज और चंद्र की हुई और बाद में सूरज और चंद्र के हाथों बाकी के ग्रहों को भी एक एक राशि घर के तौर पर मिली। यूं उन सारे ग्रहों के पास घर के तौर पर दो दो राशियां हो गई और दूसरे ग्रहों को राशियां बांटते बांटते सूरज के पास एक ही राशि अपने घर के तौर पर रह गई, उसकी अपनी सिंह राशि। और इसी तरह चंद्र के पास भी एक ही राशि अपने घर के तौर पर रह गई, उसकी अपनी कर्क राशि। लेकिन बाकी के ग्रहों को जो जो राशि सूरज से मिली, उस हर एक राशि पर उस ग्रह के अलावा सूरज का भी प्रभाव बना रहा दिखाई दिया। जैसे कि बुध को सूरज से कन्या राशि मिली, तो कन्या राशि पर बुध के साथ साथ सूरज का भी प्रभाव दिखाई देता है। शुक्र को सूरज से तुला राशि मिली, तो तुला राशि पर शुक्र के साथ साथ सूरज का भी प्रभाव दिखाई देता है। इसी तरह वृश्चिक राशि पर मंगल के साथ सूर्य का भी प्रभाव दिखाई देता है। धनु राशि पर गुरु के साथ सूर्य का भी प्रभाव दिखाई देता है और मकर राशि पर शनि के साथ सूर्य का भी प्रभाव दिखाई देता है। यही स्थिति चंद्र से घर पाने वाले ग्रहों की राशियों की भी रही। जैसे कि बुध को चंद्र से मिथुन राशि मिली, तो मिथुन राशि पर बुध के साथ साथ चंद्र का भी प्रभाव दिखाई देता है। शुक्र को चंद्र से वृषभ राशि मिली, तो वृषभ राशि पर शुक्र के साथ साथ चंद्र का भी प्रभाव दिखाई देता है। वास्तव में वृषभ राशि में चंद्र उच्च का बन जाता है। मंगल को चंद्र से मेष राशि मिली, तो मेष राशि पर मंगल के साथ साथ चंद्र का भी प्रभाव दिखाई देता है। गुरु को चंद्र से मीन राशि मिली, तो मीन राशि पर गुरु के साथ साथ चंद्र का भी प्रभाव दिखाई देता है। शनि को चंद्र से कुंभ राशि मिली, तो कुंभ राशि पर शनि के साथ साथ चंद्र का भी प्रभाव दिखाई देता है। इस तरह 12 की 12 राशियों पर कहीं न कहीं सूरज और चंद्र का विशेष प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। सूरज पुरुषत्व का आत्मा का ग्रह है, चंद्र स्त्रीत्व का मन का ग्रह है। इसका अर्थ यही है कि संसार की हर एक व्यक्ति में पुरुष के साथ कहीं न कहीं स्त्री का भी स्वरूप अवश्य छुपा हुआ होता है। यानी कि हम सभी संसारी कहीं न कहीं अर्धनारीश्वर है। जी हाँ, संसार का कोई भी पुरुष पूरी तरह पुरुष नहीं है, उसमें कहीं न कहीं स्त्रीत्व के अंश अवश्य है। और इसी तरह संसार की कोई भी स्त्री पूरी तरह स्त्री नहीं है, उसमें कहीं न कहीं पुरुषत्व के अंश अवश्य है। जब भी अपने आप को आईने में देखो, इस शाश्वत सत्य को हमेशा याद रखना। जब भी अपने आप को खोजना चाहो, इस वास्तविकता को बराबर याद रखना। कैसा लगा वीडियो? बिल्कुल नया है, अलग है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कहता हूँ मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग।